हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज के जो क्लास होगा वो जीके जीएस से रिलेटेड सवाल होने वाला है, जहाँ पे आपको 200 प्लस मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जो लोग नए हैं वो क्या करें, टेलीग्राम लिंक देख रहे हो टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम से ऐसे जुड़ सकते हैं आप लोग, जहाँ पे आपको वीडियो का पीडीएफ का जो अपडेट होगा वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। ठीक, पूरे के पूरे यहाँ पे देखिएगा 100 सवाल है, जो कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो इन सारे क्वेश्चन को, ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को आप शुरू से अंत तक देखिए वीडियो का, जो कि कम से कम समय में आप लोग के लिए 200 में क्वेश्चन है कराने वाला हूँ। ठीक, जिनको अगर पीडीएफ चाहिए जीके साइंस और स्टैटिक जीके वाली पीडीएफ 150 रुपये पे करेंगे, जिसमें आपको 10,000 क्वेश्चन, 10,000 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन है। पहला चीज़, करंट अफेयर्स का जिनको पीडीएफ चाहिए 2024 वाला मिल जाएगा 70 रुपये में, साथ ही साथ 2023 वाला भी इसमें मिल जाएगा। फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से इस नंबर पे करेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ आपको विदिन सेकंड मिल जाएगा। तो आइए आज का महत्वपूर्ण सवाल पे नज़र डालते हैं। पहला सवाल क्या है, लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से लिया गया? तो आंसर होगा इसका फ्रांस। ठीक है, फ्रांस से लिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे संविधान से रिलेटेड और भी क्या सवाल बन सकता है, जैसे कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946 में इसका गठन किया गया, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर। ठीक, फिर बात करते हैं यहाँ पे जो सवाल है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये भी सवाल आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तारीख के हिसाब से मिलान करने के हिसाब से आपको आ जाएगा। तो 24 मार्च 1946, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए मैं जो कैबिनेट मिशन है इसमें कितने सदस्य थे, सदस्य में आपको क्रम सजाने को आ सकता है, या फिर इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे या है, ऐसे करके सवाल आपका आ जाएगा। तो इसमें जो 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो कि इसके अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस थे और एबी अलेक्जेंडर थे। ये 3 व्यक्ति थे, ध्यान रखिएगा। और अगर सवाल संविधान से बनेगा तो वो क्या कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को इसका पहला जो बैठक हुआ था। ठीक, और जब पहला बैठक हुआ तो इसके बाद अगर पूछा जाए कि संविधान सभा का अस्थायी सदस्य, ठीक है, अस्थायी जो सदस्य चुने गए थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे कुछ दिन के बाद ही आपका जो संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये घटना होती है 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, प्रथम बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके ठीक 2 दिन बाद आपको 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष है वो चुन लिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर बात होता है आगे उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते थे, को कब पेश किया गया था? तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये पेश किया गया था। तो 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, 9 2 11 2 13 ऐसे करके याद रखिएगा। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको प्रस्तावना कहते हैं, पेश किया गया। और इसको जो स्वीकृति है कब मिला था उद्देश्य प्रस्ताव को? इसको जो स्वीकृति मिला था 22 जनवरी 1947 को इसकी स्वीकृति मिली थी। अभी बात हो ही रहा था कि प्रस्तावना, बात हो रहा था यहाँ पे संविधान की, मैं बात को लिखित संविधान को कहाँ से लिया गया था? फ्रांस से लिया गया था। एक और सवाल बनेगा कि प्रस्तावना में जो आप वर्ड देखते होंगे, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, बंधुत्व हो गया, इसके जो आदर्श कहाँ से लिए गए? ये भी फ्रांस से लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है कब प्रस्तावित हुआ था? 4 जुलाई 1947 को इसको प्रस्तावित किया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया था, ये भी ध्यान रखना आपको, 4 जुलाई 1947 को और 18 जुलाई 1947 को। एक तो जो है प्रस्तावित किया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, और स्वीकृति मिलती है, इसको स्वीकृति जो मिलती है 18 जुलाई 1947 को, और इसी के तहत जो है भारत 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। ये बातें ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इससे रिलेटेड और सवाल क्या बन सकता है कि माउंट बेटन योजना कब प्रकाशित हुआ था? तो देखिए 3 जून वो तारीख था 1947, जब भारत विभाजन के लिए माउंट बेटन योजना आता है, प्रकाशित होता है। और इस योजना को कांग्रेस कार्य समिति ने 3 जून 1947 को इसी दिन की बैठक में स्वीकार कर लिया, ये भी ध्यान रखिएगा। माउंट बेटन जो योजना प्रकाशित होता है तारीख वो है 3 जून 1947, भारत विभाजन के लिए, और इसी तारीख को जो है जो कांग्रेस की कार्य समिति है इसको स्वीकार कर लेता है। ठीक, फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, अब देखिए जब संविधान सभा की गठन होता है उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक अंतरिम सरकार की गठन होती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 2 सितंबर 1946 को। अब सवाल ये भी बनता है कि ठीक है, अंतरिम सरकार की जो गठन होती है, ठीक है, अंतरिम सरकार की जो गठन होता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? मुस्लिम लीग के, ठीक है, हालांकि इसमें और भी लोग सदस्य होते हैं, जिसमें कि मुस्लिम लीग के सवाल अगर आ जाए कि मुस्लिम लीग के कितने लोग शामिल हुए थे अंतरिम सरकार में,
अंतरिम सरकार में आपको 5 ऐसे मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल किए गए थे। ठीक, बाकी अंतरिम सरकार में और कौन कौन महत्वपूर्ण सवाल है वो भी देखेंगे आगे, लेकिन वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, संचार मंत्री, विधि मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री। लियाकत अली खां वित्त मंत्री के रूप में इसमें चुने जाते हैं। आई चुनरीगर वाणिज्य मंत्री, अब्दुल रब जो नश्वर हैं वो आपके संचार मंत्री के रूप में, और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री, और स्वास्थ्य मंत्री गजानतर अली खां। ये 5 नाम आप ध्यान रखिएगा, सवाल आपके एग्जाम में बनेगा इससे रिलेटेड। फिर बात करते हैं अंतरिम सरकार के गठन में मंत्रिमंडल में। अब देखिए अंतरिम सरकार के गठन में जो मंत्रिमंडल में कौन कौन थे, ये तो मुस्लिम लीग हुई थी, कांग्रेस के जो सदस्य के रूप में, कांग्रेस सदस्य में कौन कौन क्या क्या बनते हैं, जैसे रक्षा मंत्री बनते हैं बलदेव सिंह बनते हैं, खाद्य एवं कृषि मंत्री बनते हैं राजेंद्र प्रसाद, श्रम मंत्री बनते हैं जगजीवन राम, शिक्षा मंत्री बनते हैं सी राजगोपालाचारी, और गृह मंत्री बनते हैं वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते सवाल पे। देश का बंटवारा से पहले, देश का जब बंटवारा हुआ उसके पहले संविधान सभा के कितने सदस्य 389 थे, जिसमें कि महिला की संख्या कितनी थी 15, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल पूछ लिया जाता है। 15 थी, और इस 15 में 3-4 नाम और याद रखिए। सरोजिनी नायडू का नाम याद रखिएगा, राजकुमारी अमृता कौर का नाम याद रखिएगा, सुचिता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित, ये 4 नाम आप याद रखिएगा। देश बंटवारा से पहले संविधान सभा के जो सदस्य 389 थे, जिसमें 15 जो थी महिला सदस्य, जो कि 15 सदस्य थे इसमें महिला थी, और इस 15 महिला में से भी 4 नाम ध्यान रखिएगा। अब बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं, जैसे सरोजिनी नायडू की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी कौन, सरोजिनी नायडू, कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। फिर आगे बढ़ते इनका बात होगी। अब आगे बढ़ते कि एकमात्र भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, उनका नाम क्या था, सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू से आपने सवाल देखा दो, एक तो पहली महिला राज्यपाल बनी, दूसरी बात कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। महिला नहीं, भारतीय महिला याद रखिएगा, अगर महिला पूछ ले तो एनी परसेंट, लेकिन भारतीय महिला पूछ ले तो आपके सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि राजकुमारी अमृता कौर। ठीक, तो इनके बारे में देखिए, भारत की पहली केंद्रीय मंत्री थी कुमारी अमृता कौर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उस ये क्या थी, स्वास्थ्य मंत्री थी, और विधानसभा के जो है 1947 में सदस्य भी थी, ये भी ध्यान आपको रखना है। और आगे बढ़ते हैं कि देश की पहली महिला मुख्यमंत्री, अब सुचेता कृपलानी के बारे में ध्यान रखिएगा कि देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी कौन, सुचेता कृपलानी, कहाँ के, उत्तर प्रदेश की। और अब विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में यहाँ पे जानेंगे, ये कौन थी, तो ध्यान रखिएगा। यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला राजदूत, या पहली महिला राजदूत कह सकते हैं, पहली महिला राजदूत कौन बनी थी, विजय लक्ष्मी पंडित। और ये कौन थी, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और मोतीलाल नेहरू की बेटी थी। ठीक है, चलिए सवाल ये भी बन सकता है कि बताइए संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे, तो दिन, तारीख, महीना ये सारे याद रखिएगा। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। कुल कितने दिन लगे थे, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। फिर बात होगा संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। इसलिए तारीख भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि संविधान दिवस मनाया कब जाता है, 26 नवंबर को। फिर सवाल आता है कि संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। और इस दिन हमारा देश क्या होता है, गणतंत्र घोषित होता है। ठीक है, गणतंत्र होता है, और 26 जनवरी हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक, और संविधान सभा की अंतिम जो बैठक हुई थी कब हुई था, 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। ठीक, फिर बात करते हैं अब स्वतंत्रता से पहले मंत्रिमंडल के बारे में। आज जानिएगा स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग क्या क्या थे, ये ध्यान रखिए। जैसे प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वित्त मंत्री थे षणमुखम सेट्टी, और रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आज़ाद। देश के पहले ये सारे के सारे पहले हैं, याद रखिएगा, सब के सब क्या हैं, ये पहले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, और ऐसे सवाल आते हैं। और स्वास्थ्य मंत्री थे राजकुमारी अमृता कौर, और खाद्य एवं कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आते हैं आगे बढ़ते, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। फिर बात करते हैं संविधान सभा का प्रारूप तैयार किसने किया था, BN राव ने किया था। और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान ये दोनों को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, दोनों। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया 1949 में। राष्ट्रीय गीत को पहली बार, देखिए महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से फिर बनता है। देखिए राष्ट्रीय गीत आपको पता है वंदे मातरम है। ठीक है, वंदे मातरम है ना, वंदे मातरम जो आपका है क्या है, राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया, 1896 के कौन सा अधिवेशन, कलकत्ता का अधिवेशन,
जिसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी थे। फिर सवाल ये भी बन सकता है राष्ट्रगान जन गण मन, है ना, जन गण और मन, ठीक है। जन गण मन की अगर मैं बात करूँ पहली बार कब गाया गया? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन, दोनों का दोनों ध्यान रखिएगा, ये भी कलकत्ता अधिवेशन, ये भी कलकत्ता अधिवेशन। और अगर मैं बात करूँ 1911 की अध्यक्षता किसने किया था? जन गण मन जो पहले लगाया गया था उसमें पंडित विशन नारायण धर थे, उनकी अध्यक्षता में हुआ था। अब आइए और भी महत्वपूर्ण सवाल पर नजर डालते हैं। जैसे बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? ये भी ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव था। शासन जो काल है वो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। और इसको जो समाप्त किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। और इसका जो कार्यकाल था ये भी ध्यान रखिएगा, 1774 से 1785 जो है वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल होता है शासन का। ठीक, चलिए फिर बात करते हैं आगे। अब देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जो था कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। भारत का कह सकते हैं प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और अंतिम जो है वॉरेन हेस्टिंग था। लेकिन फिर होता क्या है यहाँ पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है। कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब जो बंगाल का जो गवर्नर होगा वो क्या कहलाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा, है ना। अब क्या कहलाएगा? बंगाल का जो भी गवर्नर कहलाता था वो क्या कहलाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? वॉरेन हेस्टिंग हुआ। और अंतिम विलियम बेंटिक हो गया। तो पहला याद रखिएगा, पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। फिर आता है एक एक्ट, कौन सा? 1833 का चार्टर्ड एक्ट। इसके तहत होता क्या है? अब भारत का जो गवर्नर जनरल, यहाँ पे जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो अब क्या होगा? भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा, ठीक है। तो पहला कौन बना? विलियम बेंटिक बना। और कैनिंग लास्ट, अंतिम वाला, ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग। तो पहला भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और अंतिम कैनिंग। फिर आता है 1858 का भारत शासन एक्ट। इसके तहत अब होता क्या है कि जो भारत का गवर्नर जनरल था अब भारत का वायसराय कहलाएगा। तो पहला वायसराय बना कैनिंग। जो अंतिम गवर्नर जनरल था यहाँ पे बनता है पहला भारत का वायसराय। और अंतिम कौन था? माउंटबेटन। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि स्वतंत्र भारत, ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? जब भारत आज़ाद होता है तो उस समय माउंटबेटन होता है, भारत का गवर्नर जनरल बनता है, ठीक है। वायसराय के बाद अब गवर्नर जनरल वाला वर्ड आने लगा यहाँ। अब उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे कि ये तो हो गया स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर। अब स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? 1948 से 50 तक आपके सी राजगोपालाचारी, ठीक है। और इसी के बाद ये पद खत्म होता है और राष्ट्रपति का पद आ जाता है, ठीक। चलिए देश के प्रथम राष्ट्रपति जो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। चलिए अब आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण सवाल पे कि जैसे मुगल सम्राट, अगर मैं पूछ लूँ कि मुगल सम्राट जो पद है ये कब समाप्त किया गया? 1858 के भारत शासन एक्ट के तहत भारत में जो मुगल सम्राट का जो पद था वो समाप्त किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से किसका स्थापना होता है? उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होता है, कलकत्ता में होता है। और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश उस समय होते हैं वो होते हैं एलिजा एम्पे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की बात होगी। अब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये क्या, इसमें क्या क्या होता है? देखिए दोहरे जो शासन है प्रशासन का प्रारंभ होता है, ठीक है, दोहरे प्रशासन का प्रारंभ होता है, याद रखिएगा। फिर बात होता है आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स इसमें आते हैं, ठीक है। एक तो बोर्ड आप जो दोहरे सा प्रशासन में क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था क्या? व्यापारिक मामलों के लिए था और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था। तो 1784 की का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरे शासन, दोहरे में ये दोनों दो तरह के शासन हो रहे थे, एक तो व्यापारिक मामलों के लिए अलग और राजनीतिक मामलों के लिए अलग। फिर आता है 1813 का चार्टर्ड एक्ट। 1813 का चार्टर्ड एक्ट के तहत क्या होता है? जो कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार जो होता है समाप्त होता है, ठीक है। एक तो चीन का और चाय के साथ व्यापार को छोड़ के, ठीक है, चीन और चाय के व्यापार को छोड़ के एकाधिकार जो समाप्त हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट है इसमें फिर से क्या होता है? कंपनी का जो अधिकार है पुनः 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? कंपनी का शासन को पुनः 20 वर्ष के लिए क्या होता है? बढ़ा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे।
आगे होता है क्या सवाल कि 1793 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या था, कंपनी का शासन जो अधिकार है 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। एक तो यहाँ पे 1793 ध्यान रखिए, 1793 20 वर्ष के लिए बढ़ा गया, और 1813 में 93 के बाद फिर से यहाँ पे 93 20 वर्ष बढ़ा, फिर 1813 में पुनः 20 वर्ष के लिए और बढ़ गया। ठीक है, तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा। फिर बात होता है 1833 का चार्टर एक्ट। इसके तहत क्या होता है, कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है वो पूर्णतः समाप्त हो जाता है। 1813 में क्या होता है, सिर्फ एकाधिकार समाप्त होता है, लेकिन चीन या चाय को छोड़कर है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो जाता है, चीन और चाय के साथ भी, सारे के सारे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों के लिए भारत में जाकर व्यापार करने का अधिकार दिया था? 15 वर्षों के लिए दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा सवाल। 1833 के एक्ट के तहत 1843 में दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? एलन बेरो के द्वारा। ठीक है, एलन बेरो ने दास प्रथा को समाप्त किया था 1843 में, और एक्ट वो था 1833 का। फिर बात करते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। इसके तहत क्या होता है, गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। और 1873 का एक्ट के तहत क्या होता है, 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाता है। ठीक है, 1873 के एक्ट के तहत, ठीक है, 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं 1876 के जो शाही उपाधि, ठीक है, शाही उपाधि एक्ट के तहत क्या होता है, अब यहाँ पे महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया 1876 के शाही उपाधि एक्ट के तहत। आगे बढ़ते सवाल पे, किस वायसराय के अधीन भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, आगे सवाल आता है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है, जिसको कहते हैं डुरंड रेखा, किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच का जो है मध्य सीमा रेखा है। इसका निर्धारण जो होता है किसके शासन में हुआ था? लॉर्ड लैंसडाउन के शासन में। तो दोनों बातें, एक तो जो भारतीय परिषद अधिनियम जो पारित किया गया इसी के समय, और इसी के समय डुरंड रेखा का जो निर्माण हुआ, निर्धारण किया गया था इसी के समय। ठीक, फिर बात करते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जो क्षेत्र का जनक कहा जाता है। और अगर सवाल पूछा जाए कि 1919 का मॉर्ले मिंटो, यहीं से अगर मिंटो की मैं बात करूँ, इसी मिंटो की बात हो रही है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक कहा जाता है। तो 1919 का मॉर्ले मिंटो सुधार का संबंध किससे? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो ध्यान रखिएगा, मॉर्ले मिंटो अधिकार कब का? 1909 का है। और 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद एक्ट के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, ये भी ध्यान आपको रखना है। अब आते हैं 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत और क्या क्या होता है। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन होता है। 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। दोनों बात ध्यान रखिएगा। अब आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की बात करें। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम या योजना आता है कब का? 1919 का है। और भारत में लोक सेवा आयोग का गठन इसी अधिनियम के तहत होता है, जिसको कहते हैं यूपीएससी है ना, जिसमें कि 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन होता है 1926 में, ये भी ध्यान रखिएगा। और भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी 1919 के भारत शासन अधिनियम या जिसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत होता है। 2-3 बातें ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत क्या क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है? प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। भारतीय परिषद जो है उसका अंत कर दिया गया। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत। और इसी के अधिनियम के तहत आरबीआई की जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना होता है 1 अप्रैल 1935 को। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। चलिए अब आते हैं सवाल पे कि जब गांधी जी अफ्रीका में थे तो क्या क्या किए, क्या क्या नहीं किए। ठीक है, ऐसे नटाल इंडियन एक्सप्रेस जो कांग्रेस है इसकी स्थापना किया था 1894 में गांधी जी के द्वारा। द इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसकी है? तो ये भी गांधी जी की 1903 में इन्होंने जारी किया था। फिनिक्स आश्रम का निर्माण गांधी जी के द्वारा हुआ था 1904 में। प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। और हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा? गांधी जी ने 1909 में। और गांधी जी भारत वापस कब आते? 9 जनवरी 1915 को। और इसी 9 तारीख को इसलिए मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तारीख वो कौन सा है? 9 जनवरी। ठीक, गांधी जी के गुरु थे
गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। भर्ती कराने वाला सर्जन किन्हें कहा जाता था? गांधी जी को। आगे सवाल पे आते हैं कि साबरमती आश्रम की स्थापना होता है 1916 में किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। होम रूल लीग जिसको कहते हैं स्वशासन प्राप्ति हेतु की स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक पुणे में 28 अप्रैल 1916 में, वहीं एनी बेसेंट मद्रास में, ये पुणे में ये मद्रास में सितंबर 1916 में इसकी स्थापना करते हैं। अब आइए यहाँ पे गीता जो रहस्य बुक है उनका संबंध किससे? बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। वहीं केसरी जो कि मराठा भाषा में था, और मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा का पत्रिका था, इनका भी संबंध बाल गंगाधर तिलक से ही है। ठीक, चलिए। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका का संबंध किससे? एनी बेसेंट से। ठीक है, तो ये दोनों सवाल लेने के पीछे मकसद क्या था? यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक की बात हो रही थी और एनी बेसेंट। ठीक है, तो इन्हीं से रिलेटेड सवाल यहाँ बन गया और इन्हीं से रिलेटेड सवाल यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। और इन्हीं से रिलेटेड सवाल की कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी एनी बेसेंट। अगर भारतीय महिला पुरुष देता तो सरोजिनी नायडू। तो इनका जो था कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था? 1917 कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। वही बात करते हैं गांधी जी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया? 13 अप्रैल 1917 को। कहाँ? चंपारण जिला बिहार का। ठीक है, और किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पे। ठीक है, 1916 का लखनऊ अधिवेशन था जहाँ पे गांधी जी आए थे, और यहाँ से राजकुमार शुक्ल जो कि कांग्रेस के सदस्य थे, ठीक है, वहाँ पे जब गए इन्होंने मिला, यहाँ पे जो नील की खेती करने पर जो अत्याचार अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा था उसको लेकर गांधी जी को इन्होंने बताया, और गांधी जी इसके बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो है पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था। और इसे जो क्या कहते थे, ध्यान रखिएगा, जो अंग्रेज यहाँ पे किसानों के द्वारा जो नील की खेती करवाते थे उनका जो था कि 3/20 अर्थात 3 कट्ठिया प्रणाली, जिसको इनके खेत का जो 1 कट्ठा है उसमें से जो 1 कट्ठा अर्थात 20 भाग होता है, 1 कट्ठे का 20 भाग होता है। ठीक है, 20 कट्ठा यहाँ पे देख रहे हैं, या 3/20। ठीक है, 3/20 अर्थात 20 हिस्से में से 3 हिस्सा, अगर 20 टुकड़ा उसमें से 3 टुकड़ा में नील की खेती करना जरूरी था ना, बाध्यता था। यहाँ पे इनकी बाध्यता थी कि 3 जो हिस्सा है उसमें करना है। और इससे क्या हो रहा था कि जो खेत है वो क्या वहाँ खेत जो है बंजर हो रहे थे, और जो मूल जो सब्जी उगाने वाले जो धान उगाने वाले जो चीज़ थे वो नहीं हो रहा था। इससे किसानों की दुर्दशा खराब होती जा रही थी। इसी को लेकर राजकुमार शुक्ल ने इनको आमंत्रित किया था यहाँ पे आने के लिए, ताकि जो है इसको रोका जाए, इसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते तीनों गोलमेज सम्मेलन। अब देखिए गोलमेज सम्मेलन इंपॉर्टेंट बन जाता है, रट लीजिएगा। एक तो 1930, 1931 और 1932, ये 3 जो हुआ था गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे, ये भी ध्यान रखिएगा। सवाल आता है कि पहला जो गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। दूसरा कब हुआ था? 1931 में। और इसी में गांधी जी या जिसे कहते हैं कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था 1931 में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। और 1932 का जो सम्मेलन था, इसमें 1930 का हो, 1931 का, 1932 का, इन तीनों में गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन, जो कि तीनों का तीनों कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आते गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में हुआ था। और पूना पैक्ट हुआ था 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। दोनों बातें ध्यान रखिएगा, ये सवाल एग्जाम में आता है। आगे सवाल पे आता है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था, कब हुआ था? ये 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक, गांधी जी ने गुजरात के खेरा जिले में कर नहीं दो आंदोलन चलाया था, कब? 1918 में। तो खेरा अगर आंदोलन पूछा जाए, खेरा आंदोलन कब हुआ? 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ 1918 में। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब होता है? 1918 में ही करते हैं, गांधी जी ने इसे किया था। और इसको ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया इसी में। ठीक है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी ने इसी में दिया था 1918 में, और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल में कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब होता है? 1920 में। किसके द्वारा? NM जोशी के द्वारा, और इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय।
फिर बात करते हैं खिलाफत दिवस कब मनाया गया, तो 17 अक्टूबर 1919 को। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है। इसके बाद होता है रॉलेट एक्ट, कब आता है, 19 मार्च 1919 को, जिसे काला कानून कहा गया। संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, ये ऐसा था कानून। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू होता है, 13 अप्रैल 1919 को। असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है, 1 अगस्त 1920 को, गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव कब पारित हुआ था, दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में। इस समय अध्यक्ष कौन थे, सी राघवाचारी। हालांकि अगस्त 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में से अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसे स्वीकृति मिल गई थी। और 1920 के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1920 के जो विशेष, जिसको अधिवेशन कहते हैं, इसमें अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है 1 अगस्त जो है, ठीक है। असहयोग आंदोलन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू होता है, ठीक है। 1920 को इसकी शुरुआत होती है। और अगर पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, ये भी याद रखिएगा। 1916 से 21 ये शासनकाल है किसका, चेम्सफोर्ड का। और आपका जो असहयोग आंदोलन होता है कब है, 1920 में, तो इसी के बीच आता है। चौरा चौड़ी जो है गोरखपुर जिला होता है, वहाँ पे उत्तर प्रदेश का एक चौरा चौड़ी एक जगह है, गोरखपुर वो जिला है उत्तर प्रदेश में। जब एक घटना होती है उसका वो होता है कब, 5 फरवरी 1922 को, जिसका नाम है चौरी चौरा घटना, ठीक है। तो ये चौरा चौड़ी घटना होता है आपका गोरखपुर जिला, जहाँ पे एक थाने में एक थानेदार सहित लगभग 20 से ज़्यादा जो सिपाही थे उनको क्या जलाकर मार दिया गया था, है ना। उसी घटना को नाम दिया गया, वहाँ वो जगह था वो चौरा चौड़ी। और इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया था, स्थगित कर दिया था। तो घोषणा होता है 11 फरवरी 1922 को, और 12 फरवरी 1922 को स्थगित हो गया, ठीक है। इसी कारण तो असहयोग आंदोलन का स्टार्ट होना और इसका स्थगित होने का रीज़न आपको मैंने यहाँ बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किसको किया गया था, मोहम्मद अली को। चौरा चौड़ी घटना के समय भारत का वायसराय कौन था, और इस समय जब घटना होती है 1922 की घटना होती है चौरा चौड़ी, और इस समय जो है वायसराय कौन था, लॉर्ड रीडिंग था। इसका शासनकाल 1921 से 26 था। चलिए अब महत्वपूर्ण सवाल पे आ जाइए, नज़र डालिए, जहाँ से सवाल बिल्कुल आपके बनते हैं। पहला कि कर्नाटक युद्ध किसके बीच में, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में ये कर्नाटक युद्ध होता है। कर्नाटक में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये जो अगर पूरी लड़ाई की अगर देखेंगे समय देखिएगा तो 1746 से लेकर 1763 के बीच में ये होता है, लेकिन उसमें भी अलग अलग समय पर ये 3 युद्ध होता है, ठीक है। इसमें 3 युद्ध होता है, ये भी याद रखिए। प्रथम युद्ध होता है 1746 से 48 के बीच में, 1748 के यहाँ पे देख लीजिएगा। प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच में, और कौन सी संधि से समाप्त होती है, ऐसा सापेल की संधि होती है कब, 1748 में। और ये किसके बीच का युद्ध था, ये ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी का युद्ध था ये। फिर बात होता है दूसरा युद्ध कब हुआ, 1749 से 54 के बीच में। और कौन सी संधि इसके लिए होती है, पौंडीचेरी की संधि होती है कब, 1755 में। और हैदराबाद, अगर मैं बात करूँ हैदराबाद, फ्रांस किसको सपोर्ट कर रहा था, हैदराबाद को, और अंग्रेज कर्नाटक को। और यहाँ भी उत्तराधिकारी की युद्ध हो रही थी। फिर बात होता है तीसरा युद्ध कब होता है, 1756 से 63, जिसको पेरिस की संधि, इसमें होता है कब, 1763 में। और इसे सप्तवर्षीय, ठीक है, 7 साल ये युद्ध चलता है, इसलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। चलिए, और ये हुआ कहाँ, यूरोप में, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते कि किस कर्नाटक युद्ध में, कर्नाटक में 3 युद्ध हुआ, ठीक है। तो किस कर्नाटक युद्ध के दौरान सेंट थॉम का युद्ध हुआ था, तो 1748 में, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय। अब इसी के बाद देखिएगा बेडरा का युद्ध कब होता है, 1759 में। अंग्रेज और डच के बीच में ये युद्ध होता है, डच की यहाँ पे हार होती है और यहाँ से इनकी समाप्ति हो जाती है। फिर बात करते हैं वांडीवास का युद्ध कब होता है, 1760 में होता है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, और यहाँ से फ्रांसीसी की समाप्ति हो जाती है। वही बात करते हैं गोवा जो है, जो कि भारत में, गोवा से पुर्तगाली कब जाते हैं, 1961 में। सबसे पहले आता भी कौन है, पुर्तगाली। सबसे पहले आता कौन है, पुर्तगाली, और सबसे बाद भी जाता है कौन, पुर्तगाली। 1961 का वो वर्ष था। और यहाँ पे ऑपरेशन विजय चलाया जाता है, 19 दिसंबर 1961 को चलाया गया, जहाँ पे यहाँ जो भारतीय सैनिक के द्वारा यहाँ से पुर्तगाली को खदेड़ कर भगाया गया। और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय।
ये तारीख था 19 दिसंबर, इसलिए इस तारीख को क्या मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक, और गोवा को राज्य का दर्जा कब मिलता है, 30 मई 1987 को गोवा का राज्य का दर्जा मिलता है, 56वां संविधान संशोधन 1987 को। ठीक है, इसे 30 मई को क्या मनाया जाता है, गोवा दिवस, गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो कर्नाटक युद्ध हो गया। ठीक है, कर्नाटक युद्ध के बाद अब आइए एक और महत्वपूर्ण युद्ध है जो कि आंगल मैसूर युद्ध होता है। ठीक है, आंगल मैसूर युद्ध पर एक नज़र डालते कि इसमें कितना युद्ध होता है, इसमें 4 युद्ध होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रथम युद्ध होता है 1767 से 69, मद्रास की संधि इसमें होती है, कब, 1769 में। हैदर अली जो कि बंगाल का नवाब था और अंग्रेज के बीच में ये युद्ध होता है। दूसरा युद्ध होता है 1780 से 84 के बीच में, मंगलौर की संधि होती है इसमें, कब, 1784 में। हैदर अली और अंग्रेज के बीच में होता है, अंग्रेज का नेतृत्व आयरकुट कर रहा था और इसी युद्ध में हैदर अली को मृत्यु हो जाती है ना। तो दूसरा जो युद्ध होता है आंगल मैसूर युद्ध में, इसी में ही जो आपका है हैदर अली का मृत्यु होता है और इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फिर बात होती है तीसरा युद्ध। तीसरा युद्ध कब होता है, 1790 से 92 के बीच में, जिसमें कौन सी संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में। इसमें टीपू सुल्तान हार जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इस समय जो तीसरा युद्ध जब चल रहा था तो इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, कॉर्नवालिस था। और जो चौथा युद्ध होता है ये भी ध्यान रखिए, इसी युद्ध में, चौथा युद्ध में 1799 में आपका इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान रखिएगा, आंगल मैसूर युद्ध को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। फिर और हाँ, जो चौथा युद्ध होता है इस समय जो बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन था, वेलेस्ली था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब आते हैं शेर ए मैसूर किसे कहा जाता था, टीपू सुल्तान को कहा जाता था शेर ए मैसूर। वही बात करते हैं, टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा किसने कहा था, तो थॉमस मुनरो ने कहा था। और टीपू सुल्तान खुद को बादशाह कब घोषित किया था, 1787 में। चलिए अब यहाँ पे आंगल मैसूर हो गया, कर्नाटक युद्ध हो गया, अब आंगल मराठा युद्ध के बारे में देखेंगे। प्रथम युद्ध होता कब है, इसमें भी देखिएगा 3 युद्ध होता है, 1775 से 82 में सलवाई की संधि होती है, 1782 में इसके तहत युद्ध समाप्त होता है। इसमें 2 संधि होती है, याद रखिएगा। सलवाई की संधि से पहले जो 1782 में होता है उसके पहले 2 और संधि होते हैं, एक तो सूरत की संधि और दूसरा पुरंदर की संधि। इसमें रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच में होता है सूरत की संधि, पुरंदर की संधि रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच में है। तो दोनों जो संधि होता है 1775-76 में, एक तो 75 में सूरत की संधि, 76 में पुरंदर की संधि, दोनों रघुनाथ राव जो कि मराठा पेशवा था और यहाँ पे अंग्रेज के बीच में होता है। दूसरा युद्ध आपका है 1802 से 1805 में होता है, कौन सी संधि होती है इसमें, बेसिन की संधि होती है। सलवाई की संधि पहला में, दूसरा में बेसिन की संधि। बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था, ये भी याद रखिएगा। और तीसरा युद्ध होता है 1817 से 19 में, पूना की इसमें संधि होती है। पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया कौन से युद्ध में, तो तीसरा युद्ध में। और कौन सी संधि होती है, पूना की संधि होती है। ठीक है, चलिए फिर ये हो गया आपका आंगल मराठा युद्ध। अब आते हैं मराठों का मैकियावेली किसे कहा जाता है, बालाजी जनार्दन भानु को। और किसके द्वारा, तो जेम्स ग्रांट डफ ने कहा था। ठीक है, मराठों का मैकियावेली किसे कहा था, बालाजी जनार्दन भानु को। मराठों का अंतिम पेशवा कौन हुआ, बालाजी राव। ठीक है, बाजीराव द्वितीय था। किसका पुत्र था ये, रघुनाथ राव का पुत्र था बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा भी कौन था, बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव द्वितीय से 2 सवाल, मराठों का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा बाजीराव द्वितीय। मराठों में पेशवा शब्द, ठीक है, पेशवा को क्या कहा जाता था, प्रधानमंत्री। सरजामी प्रथा का संबंध किससे, मराठा भू राजस्व व्यवस्था से, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात हो रही है कि चौथ और सर्वदेशमुखी व्यवस्था का संबंध किससे, मराठा से है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, शिवाजी थे। और याद रखिएगा शिवाजी का अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इनका जन्म कब हुआ था, 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में। शिवाजी का राजधानी था रायगढ़ 1656 में। और अगर मैं बात करूँ शिवाजी को राजा की उपाधि कब दिया, किसने दिया, तो शिवाजी को राजा की उपाधि दिया था औरंगजेब ने दिया था। फिर बात करते हैं आगे, गुरु रामदास। ठीक है, गुरु रामदास और तुकाराम किसके समकालीन थे, तो शिवाजी के ही समकालीन थे ये दोनों व्यक्ति, ध्यान रखिएगा। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था, 1674 में, राजधानी था रायगढ़ में। और शिवाजी की मृत्यु होती है 1680 में। ठीक है, तो शिवाजी की मृत्यु से ठीक 6 वर्ष पहले ही इनका राज्याभिषेक होता है, राजधानी था रायगढ़ में। शिवाजी की मृत्यु के बाद गुरिल्ला जो युद्ध है, ठीक है, शिवाजी हालांकि गुरिल्ला युद्ध इनके समय में प्रचलित है, इन्होंने गुरिल्ला युद्ध किया था। और इनके मृत्यु के बाद गुरिल्ला जो युद्ध है का सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादन किसने किया था, बाजीराव प्रथम ने किया था। फिर बात करते हैं शिवाजी की शाही घुड़सवारी की सेना को क्या कहा जाता है, ब्रगीर।
अभंग, देखिए हाल ही में सवाल भी आया था एग्जाम में, अभंग भक्ति पर काव्य किसने लिखा है? तुकाराम। तुकाराम का संबंध अभंग से है, याद रखिएगा। वरकड़ी संप्रदाय, जिसको जो विष्णु को उपासक होते हैं उनको कहते हैं वरकड़ी संप्रदाय कहते हैं, के संस्थापक थे नामदेव। ठीक है। शिवाजी के दरबार में किस भाषा का प्रयोग होता था? मराठी भाषा का प्रयोग होता था। शिवाजी को तोपें किसने प्रदान की थी? अंग्रेजों ने। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? संभाजी। और अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? शिवाजी के दरबार में थे। फिर बात करते हैं आगे। शिवाजी ने माप की व्यवस्था के लिए प्रयोग किया काठी एवं मानक छड़ी, ये भी ध्यान रखिएगा। अष्टप्रधान में 2 नए पद जुड़े थे, कौन कौन? पद प्रतिनिधि और हुकूमत पन्हा। अब आइए इन्हीं के समय बात हो रहा है कि खेरा युद्ध। खेरा युद्ध के बारे में बात करूँ कब हुआ? 1707 में साहू और ताराबाई। ठीक है। शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी, संभाजी के पुत्र कौन हुए? साहू। ठीक। पालखेरा युद्ध कब होता है? 1728 में बाजीराव प्रथम, ठीक है, और निजामुल मुल्क के बीच में। और इसी में कौन सी संधि होती है? इसमें आपकी मुंगी सिवा गांव की संधि होती है, 1728 पालखेरा युद्ध। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बाजीराव प्रथम। संगोला की संधि होती है 1750 में। नाना साहब के नाम से जाना जाता था बालाजी बाजीराव। पानीपत का तीसरा युद्ध के समय मराठा पेशवा था कौन? तो बालाजी बाजीराव था। और इसी के समय क्या होता है? पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 14 जनवरी 1761, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। ठीक है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध अगर हो रहा है बात, तो यहाँ पे प्रथम और सेकंड युद्ध के बारे में बात करेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अब 21 अप्रैल कैसे याद रखिएगा? 1526 जो आप लिख रहे हैं इसका 2 उठा लीजिए और इसका 1 उठा लीजिए, 21 हो गया अप्रैल, याद कर लीजिएगा। ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 5 नवंबर 1556, तो इसका 5 उठा लीजिए, 5 नवंबर, और अकबर और हेमू के बीच में होता है। फिर आगे बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 के बीच में होता है। 18 जून 1576 में होता है। मेवाड़ के जो शासक है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब होता है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था अकबर ने किया था। राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण कब किया था? 1571 में। ठीक है। दीन इलाही की स्थापना किसने किया था? अकबर ने 1582 में। यहाँ सभी जातियों के लिए विद्वानों को चर्चा के लिए बुलाया जाता था, और इसे ही कहा गया दीन इलाही। इलाही संबत का शुरुआत किसने किया था? अकबर ने किया था 1583 में। ठीक है। तो 82 में आपका दीन इलाही की स्थापना होता है, 83 में आपका इलाही संबत की शुरुआत होती है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे अब्दुल शमद, और इसमें और भी जो चित्रकार, 2 और चित्रकार थे उनका भी नाम याद रखिए, दसवंत और बसावंत। चलिए अब एक और लास्ट में युद्ध देखेंगे, आंगल सिख युद्ध। आंगल सिख युद्ध के अगर मैं बात करूं तो प्रथम युद्ध कब होता है आपका? 1845-46 में होता है, अंग्रेज और दिलीप सिंह के बीच में होता है। 1846 में लाहौर की संधि और भैरवल की संधि होती है। ठीक है। 1846 में ही लाहौर की संधि होती है और भैरवल की संधि होती है इनके बीच में। और द्वितीय जो युद्ध होता है 1848 में, यहाँ पे सिख की समाप्ति हो जाती है। ठीक है। और जब सिख की समाप्ति होती है तो यहाँ पे दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड का पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया जाता है। और 1849 में, इसी के समय से पंजाब का विलय कर दिया जाता है। डलहौजी जो है अपने जो है कंपनी के अधीन कर लेता है पंजाब को। ठीक। अब आते हैं अमृतसर की संधि कब होती है? 1809 में होता है। रंजीत सिंह और अंग्रेज में भी कौन? अंग्रेज की तरफ से जो है कौन नेतृत्व कर रहा था? मेटकॉफ, इसके बीच में होता है अमृतसर की संधि। अब मैं बात करूँ यहाँ पे रंजीत सिंह का अगर मैं बात करूँ, 2 राजधानी था इनका, एक तो लाहौर जो कि राजनीतिक थी और दूसरा था अमृतसर धार्मिक थी। ठीक है। रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? शाह शुजा ने दिया था। ईरान से भाग कर आया एक अमीर था जिसे रंजीत सिंह ने संरक्षण दिया था, और इसी ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। कोहिनूर हीरा को ब्रिटेन कब भेजा गया? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद। ठीक है। द्वितीय आंग्ल सिख जो युद्ध होता है दिलीप सिंह के बीच में होता है। ठीक है। इसके बाद ब्रिटेन इसको भेज दिया जाता है कोहिनूर हीरा को। ठीक। चलिए अब अगर मैं बात कर रहा हूँ सिख से, तो सिख से रिलेटेड सवाल क्या बनेगा कि सिख धर्म के प्रथम गुरु हुए गुरु नानक देव जी हुए। इनका जो जन्म होता है 1469 में तलवंडी नामक गांव में होता है, याद रखिएगा। और 1539 तक इनका जीवन काल रहता है। लंगर की व्यवस्था प्रारंभ इन्होंने करवाया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने करा था? गुरु अंगद ने किया था। दूसरे गुरु थे सिख के। ठीक है। प्रारंभिक नाम इनका लहना था। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था। और लंगर को स्थायी बनाया, यहाँ तो लंगर की व्यवस्था कराया इन्होंने, लंगर को स्थायी बनाया। अमृतसर नगर
को किसने बनाया था? गुरु रामदास जो कि चौथे सिख गुरु थे। अमृतसर नगर बसाया और गुरु पद पैतृक बनाया था, ठीक, चौथे गुरु। फिर बात करते हैं यहाँ पे अमृतसर नगर बसाया गुरु रामदास चौथे गुरु थे, ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे अमृतसर नगर। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। अमृतसर में तालाब के मध्य, ठीक है, तालाब के मध्य हरमंदिर साहब का निर्माण कराया था कौन? गुरु अर्जुन देव ने, पांचवें गुरु थे, सिखों के पांचवें गुरु थे। आदि ग्रंथ की रचना किया इन्होंने, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं जहांगीर द्वारा किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया गया था? गुरु अर्जुन देव को, और ये पांचवें सिख गुरु थे, ये भी याद रखिएगा। अकाल तख्त जिसे कहा जाता है ईश्वर का सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? गुरु हरगोबिंद जो कि छठे गुरु थे सिख के। और औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी? तो औरंगजेब जो करवाया था गुरु तेग बहादुर जो कि गुरु सिखों के 9वें गुरु थे, उनकी हत्या इसने करवाया था औरंगजेब ने। तो जहांगीर 5वें सिख गुरु को और औरंगजेब 9वें सिख गुरु को इन्होंने हत्या करवाया था। खालसा पंथ की स्थापना आनंदपुर नगर की स्थापना किसने कराया? खालसा पंथ की स्थापना आनंदपुर नगर की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, ये भी ध्यान आपको रखना है। खालसा पंथ की स्थापना कब हुआ था? 1699 में किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ये भी ध्यान रखना है। अब आते बंगाल क्षेत्र में वह कौन सी लड़ाई जिसने अंग्रेजों को कदम रखने का मौका दिया था? प्लासी का युद्ध जो कि कब होता है? 1757 में। वह कौन सी लड़ाई जो कि अब तय कर दिया था कि अंग्रेज भारत में से नहीं जाएंगे? वो था बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में होता है। बात अगर प्लासी के युद्ध का हो रहा है तो बताइए प्लासी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। वही बात करते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 को होता है। और इसमें जो है किसके किसके बीच में होता है? मीर कासिम सुजाउद्दौला सालमदूती तथा अंग्रेज के बीच में होता है। अंग्रेज का इसमें नेतृत्व कौन कर रहा है? हेक्टर मुनरो कर रहा है, ठीक। बात करते हैं बक्सर का युद्ध के बाद 2 संधि होता है, कौन कौन? 2 संधि होता है, एक तो 12 अगस्त 1765 को और 16 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज प्लस मुगल के बीच में होता है और यहाँ पे अंग्रेज तथा अवध के बीच में होता है। बात करें बंगाल में द्वैध शासन किसने शुरू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग ने। अलीनगर की संधि होती 1757 अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में होता है, ठीक है, जिसको प्लासी का प्रथम युद्ध भी कहते हैं, इस समय होता है। और इसके बाद एक संधि होती है अलीनगर की संधि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। अस्थाई बंदोबस्त, देखिए अस्थाई बंदोबस्त की अगर मैं बात करूँ व्यवस्था का बंगाल में प्रस्तावक कौन था? सर जॉन शोर, ठीक है। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किसने किया था? कॉर्नवालिस ने किया था, ये भी ध्यान रखना है। रैयतवारी व्यवस्था लागू किसने कराया था? कर्नल रीड एवं मुर्रो ने। और रैयतवारी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन था? टॉमस मुर्रो, ठीक है, ये मुर्रो था, इसका प्रतिपादक था। रैयत का मतलब होता है किसान, ये भी ध्यान रखिएगा। महलवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। और ये क्षेत्र था आपका पंजाब यूपी मध्य प्रांत, ठीक है। महलवाड़ी, जो महलवाड़ी व्यवस्था था आपका यूपी, ये वाला जो क्षेत्र था, यहाँ वाला क्षेत्र वो महलवाड़ी था, है ना, महलवाड़ी। रैयतवारी आपका मद्रास वाला क्षेत्र था, ठीक है। और अस्थाई बंदोबस्त जो था आपका ये बंगाल उड़ीसा वाला क्षेत्र था यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते सवाल की महल का मतलब गांव था, ये भी याद रखिएगा। आगे सवाल है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू। 1748 में इन्होंने इसको लिखा था, ठीक है। मुगल तथा मेवाड़ की संधि कब होती है? 1615 में जहांगीर और अमर सिंह के बीच में होता है। इसी संधि के तहत जहांगीर ने मेवाड़ को अपने राज्य में मिला लिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि बैलाडीला खान प्रसिद्ध है किसके लिए? तो लॉ इसके लिए प्रसिद्ध है कहाँ पे बैलाडीला? तो आपका छत्तीसगढ़ में है। वही बात कर कुद्रेमुख, ठीक है। कुद्रेमुख क्या पर्वत चोटी है कहाँ? आपका कर्नाटक में। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? 1498 में। भारत के सबसे उत्तरी दिशा में जैवमंडल है स्थित है, उसका नाम है कोल्ड डेजर्ट। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगर मैं बात करूँ भारत में कुल कितने जैवमंडल हैं तो ध्यान रखिए भारत में कुल 18 है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे अगर विश्व स्तर पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 12 हैं कुल। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा होती है 8 अगस्त 1942 को और शुरुआत होता है 9 अगस्त 1942 को। गांधी जी को ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया था? 17 अक्टूबर 1940 को। और कहाँ से? तो पावनार महाराष्ट्र। और इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी से कहते हैं। और इसके प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त, ये बात ध्यान रखिएगा। और आगे सवाल पे आते कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो किसने चलाया था? उषा मेहता ने चलाया था। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि होती 15,000 और भारत का एक राष्ट्रपति हुआ अनुच्छेद कौन कहता है? अनुच्छेद
52 कहता है। ठीक है, तो गाइज आज का ये सवाल यहाँ पे होता है, पूरे 200 प्लस का सवाल खत्म होता है। जिनको पीडीएफ चाहिए वो क्या करेंगे, इसका 150 रुपये पे करके जीके जीएस स्टैटिक जीके वाली साइंस वाली पीडीएफ आप ले सकते हैं, जिसमें कि 10,000 क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। ठीक है, और 70 रुपये में आपको करंट अफेयर्स वाली 2024 वाली आपको, और प्लस 2023 वाली आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।